नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 23 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग प्रेशर के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रेशर यानी कि दाब। तो दाब क्या होता है, दाब के क्या क्या नियम है, पानी में कितना दाब होना चाहिए, पास्कल का नियम। तो दोस्तों, सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय के गवाए चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे दाब की परिभाषा। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा द्रवों में दाब। तीसरा टॉपिक द्रवों में दाब की गणना कैसे करेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा आज का द्रवों में दाब संबंधी कितना नियम है, वो हम लोग देखेंगे। और पांचवा जो है पास्कल का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग बहुत ही वीवीआई कर लेंगे। और आज का छठा यानी कि लास्ट टॉपिक रहेगा गलनांक एवं कथनांक पर दाब का प्रभाव। तो दोस्तों, आज का सारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जितने टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, एग्जाम में सीधे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, किसी भी स्टेट का पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो इस चैप्टर यानी दाब से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है तो सभी अवस्थाओं का कुछ गुण होता है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने ठोस पढ़ा था और ठोस का गुण प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव का जो एक गुण है दाब। दाब के बारे में हम लोग आज पूरा विस्तार से देखेंगे। दाब किसका गुण है? द्रव का गुण है। तो दोस्तों, दाब क्या होता है यानी प्रेशर क्या है? तो किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। कोई सतह है, मान लीजिए कोई ये सतह है, तो इस पर जो कोई बल अगर कार्य कर रहा है और इस सतह का एरिया अगर ए है, अगर इस सतह का एरिया जो है, इस सतह पर कोई बल कार्य कर रहा है एफ और इस सतह का एरिया ए है, तो प्रेशर पी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बट्टा ए। ठीक है दोस्तों, प्रेशर क्या हो जाएगा? एफ बट्टा ए। कह रहा है कि किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। कोई सतह है, आप जैसे मोबाइल का सतह, आपका स्क्रीन क्या है? एक सतह है, उस पर आप बल लगाते हैं तो उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है? अर्थात दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल यानी P बराबर F बट्टा A। अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको क्लियर दिख रहा है आपको कि एरिया नीचे है, यानी अगर एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि दाब के व्युत्क्रमानुपाती में है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए दाब का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका नाम दिया गया है क्या? पास्कल, जिसको कि हम लोग लिखते हैं PA। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक का मतलब हो गया कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एसआई मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा? पास्कल। और मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एसआई मात्रक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। पास्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, द्रवों का जो दाब है उसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल, जिन्होंने
बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था उसके बारे में। द्रवों का जो दाब है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था, बहुत सारे नियम दिए थे। इसी के लिए इन्हीं के सम्मान में जो दाब का मात्रक है उसको पास्कल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही बड़ा होगा। इस पर दोस्तों बहुत सारे आप अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे इसका उपयोग देख सकते हैं। जैसे रॉड है, ये रॉड है, इसको अगर किसी सतह पर आप हथौड़ा लेकर के इसको ठोकेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कील है, ऐसा कोई कील है, उसको अगर आप हथौड़ा से वार करके इस पर ठोकते हैं नीचे तो ये अंदर घुस जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इसका जो सतह का एरिया जो है ये ज्यादा है, तो इस पर दाब कितना लगेगा? कम लगेगा। लेकिन इसका क्या है, इसके नोक बना हुआ है, नोक का एरिया कम होता है, इसलिए दाब इसमें अधिक लगता है, इसलिए ये अंदर सतह में चला जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रेल के पटरी पे अंदर में स्लीपर लगाया जाता है। ये स्लीपर क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों स्लीपर इसलिए लगाया जाता है कि इसका जो सतह का एरिया जो है सो ज्यादा बढ़ जाए, जिससे क्या होगा कि पटरी पर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रेलवे के ट्रैक के पटरी के अंदर एक स्लीपर लगाते हैं, जिससे इसका क्या होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्रेशर इस पर कम लगता है, जिससे कि पटरी जमीन के अंदर नहीं जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है दोस्तों दाब जो है सो एक अदिश राशि है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि दाब क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने द्रव के दाब का विस्तृत अध्ययन किया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। और अब पढ़ेंगे द्रवों में दाब। दाब तो समझ में आ गया कि दाब क्या होता है। अब पढ़ेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी द्रवों में दाब को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। जो द्रव पदार्थ, जैसे कि कोई अगर इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है यहाँ तक, तो इसमें जो भार होगा mg, जो भार mg होगा, उसी के कारण दाब लगता है द्रव में। और द्रव के अणु जो है दोस्तों, इसके जो द्रव के जितना भी अणु है इसमें, वो क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। कभी इधर गया कभी इधर, ये सब क्या है कि इधर उधर जिग जैग में रेंडमली मोशन करता रहता है, कभी इधर गया कभी इधर गया, सब तरफ अंदर में मोशन करता रहता है। जिससे क्या होता है कि ये जो है सो बर्तन के दीवार में टकराता रहता है। कोई बर्तन रखा हुआ तो उसके दीवार में क्या होता है, चारों तरफ से वो टकराता रहता है। जिससे क्या होता है कि बर्तन के दीवार पे एक बल लगता है, बहुत ही छोटा सा एक बल कार्य करता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। जैसे ये पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा अणु होगा जो इधर उधर जो है सो मोशन करते रहता है, जिग जैग मोशन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये दीवार में टकराएगा, जाके सब तरफ से दीवार में क्या होगा, ये टकराएगा, जिससे दीवार पर एक बल का अनुभव होगा। और इसी बल को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो यही बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? द्रवों का दाब कहते हैं। आगे समझो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि द्रव में दाब क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि द्रव में दाब की गणना कैसे करेंगे, कितना दाब है द्रव पे वो कैसे गणना करेंगे। तो दोस्तों द्रव में दाब की गणना, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब होगा, द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी द्रव से ऊंचाई, अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमको दाब निकालना है, इस बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु है, ये यहाँ पर हमको दाब निकालना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले हम गहराई देखेंगे कितना मीटर है। ठीक है, अगर गहराई h है और इस जो ये द्रव है इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो है सो d है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इसका जो प्रेशर दाब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h गुना d गुना g, जहां पर d क्या है, घनत्व है, h है ऊंचाई और g है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, ये किस कंडीशन में है? ये इस कंडीशन में है जबकि हम वायुमंडलीय दाब की गणना नहीं कर रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, जब हम वायुमंडलीय दाब की गणना नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये दाब जो हो जाएगा वो HDG। ठीक है, द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी भी आकृति या आकार का बर्तन रखा हुआ है, उस आकृति आकार पर द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है। दाब निर्भर करता है उसकी गहराई पर, घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है दोस्तों, अगर इस पोजीशन में दाब निकालेंगे, अगर बी पोजीशन है तो यहां से यहां तक हमको गहराई इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिस बिंदु पर हम दाब निकाल रहे हैं वो उसकी सतह से वहां तक का गहराई हमको पता होना चाहिए, उसका घनत्व पता होना चाहिए द्रव का, और जी का मान तो हमको पता ही रहता है। उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी जोड़ दिया जाए, दोस्तों यहाँ पर जो है वायुमंडल का भी कुछ दाब लग रहा होगा, इस पर जो हवा का जो प्रेशर होगा वो भी लग रहा होगा, और इस प्रेशर को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, द्रव में कुल दाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस जो जल का दाब था वो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपको लूसेंट सामान्य विज्ञान और दोस्तों आपको RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी पूरी तैयारी संभव हो सकेगी और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं द्रवों में दाब संबंधी नियम, यानी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि दाब क्या होता है, द्रव में दाब क्या होता है, द्रवों में दाब की गणना कैसे करते हैं। अब दोस्तों जो द्रव में दाब होता है उस दाब के कुछ नियम है। ठीक है दोस्तों, तो उस नियम पे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि क्या क्या नियम है। तो दोस्तों द्रवों में दाब संबंधी कितना नियम है, 4 नियम है। तो चारों नियम को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। यानी इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, ये सारे नियम जो हैं सो आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन उसी को यहाँ पर किताब जो है, बुक अपने भाषा में लिख रहा है, तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो 1 नंबर रूल है वो कह रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा और गहराई कम होगा तो दाब कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्र तल, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लिक्विड है, द्रव है, इसका 1 तल है, 2 तल है, 3 तल है और 4 तल है। तो ये स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, ये स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी भी बिंदु पर दाब निकालेंगे, किसी भी गहराई में दाब निकालेंगे, तो वहां पर दाब जो होगा द्रव की गहराई के समानुपाती होगा। यानी जो जितना गहरा बिंदु होगा वहां पर दाब ज्यादा होगा और जो जितना कम गहरा होगा वहां पर दाब कम होगा। तो सबसे गहरा में कौन है, सबसे गहरा में ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे दाब सबसे अधिक होगा, बी पे उससे कम होगा, सी पे उससे कम होगा, डी पे सबसे कम होगा, क्योंकि डी जो है, डी की गहराई सबसे कम है। तो दोस्तों जहां पर दाब ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा कि इस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ, तो यहाँ पर अगर इसमें पानी भरते हैं तो धार यहाँ का सबसे ज्यादा दूर जाएगा। पानी अगर यहाँ पे खुला हुआ है तो धार सबसे ज्यादा दूर जाएगा। अगर धार यहाँ से निकलता है तो धार उससे थोड़ा नजदीक रहेगा, और धार अगर यहाँ से निकलता है उससे भी नजदीक निकलेगा, और धार अगर यहाँ से निकलता है तो उससे भी कम धार यहाँ पे रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है, यहाँ प्रेशर उससे ज्यादा है तो धार ज्यादा मारेगा, यहाँ पर प्रेशर उससे भी ज्यादा है तो धार यहाँ उससे भी ज्यादा होगा, और यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है इसलिए धार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी आपको जैसे पानी का बोतल है तो अगर उस नीचे नल लगा हुआ है तो नल को हम लोग नीचे क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा तो धार, पानी की मात्रा ज्यादा जल्दी जल्दी नीचे गिरता है। तो दोस्तों इस कहानी जो दिया हुआ है इतना लंबा, इसमें आपको बस यही समझाया गया है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। यानी दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे अर्थात गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है और गहराई कम होने से क्या होता है, द्रव का दाब
कम हो जाता है। अब चित्र ए में जो दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बराबर 4 छिद्र है, ए बी सी डी, 4 छिद्र है ए बी सी डी। ऊपरी सीमा तक जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ऊपरी सीमा तक जल भरा हुआ है। भरा रहने पर यदि जल को इन छिद्रों से होकर बहने दिया जाए तो जल की धार सबसे अधिक दूरी पर तक छिद्र ए से जाएगी, ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर जाएगी छिद्र ए से, उससे कम दूरी पर बी से, उससे कम दूरी पर जाएगी सी से, उससे कम दूरी पर डी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया कि अर्थात उसकी गहराई सबसे अधिक है, अतः वहां दाब भी सबसे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, स्थिर बिंदु पर कहीं पर स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होती है। यानी अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो ये दाब यहाँ से जो लगेगा वही यहाँ से भी लगेगा, वही यहाँ से लगेगा, वही यहाँ से, चारों तरफ से इसमें दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही कह रहा है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर नियम में कह रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी दिशाओं पर दाब समान होता है। अब दोस्तों ये तल है, ये तल है और ये तल है, तीनों क्या है, समान है, एकदम एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो तीनों पर जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, चित्र सी में बिंदु ए बी सी पर दाब समान है, अर्थात द्रव पात्र में द्रव का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, यह नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द्रव का जो दाब है वो द्रव के पात्र के यानी बर्तन के आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो दाब ए पर होगा वही दाब बी पर होगा और वही दाब सी पर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का गहराई क्या है, तीनों का एक ही समान है, तीनों एक ही लेवल में है। और 4 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर ये द्रव है, ठीक है, और दूसरा द्रव है ये, दोनों द्रव की गहराई क्या है, समान है। अगर इस बिंदु पे यहाँ पे दाब निकलना है तो यहाँ पर भी दाब निकलना है, यहाँ पर गहराई अगर h है तो इसका भी गहराई यहाँ से h है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका दाब अधिक होगा, जिस द्रव का घनत्व कम होगा उसका दाब कम होगा, अगर ऊंचाई दोनों का गहराई दोनों का बराबर है। तो वही कह रहा है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व जितना ही अधिक होगा उसकी दाब किसी गहराई पर उतनी ही अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, यानी द्रव के घनत्व जो है उसका समानुपाती होता है द्रव का दाब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ही आज का सब जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। ठीक है दोस्तों, पास्कल का नियम सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों पास्कल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने द्रव दाब संबंधी विस्तार से अध्ययन किया था और उन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है, तो पास्कल ने जो नियम दिए थे उनका पहला नियम था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी अगर जी का वैल्यू को 0 माना जाए अगर 0, क्योंकि जनरली 0 होता नहीं है, लेकिन अगर 0 मान के चला जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर जी का वैल्यू 0 मान लिया जाए, अगर कोई बर्तन है इसमें अगर इस बिंदु पर इस कहीं पर भी अगर हम दाब निकालेंगे तो उसका मान समान होगा अगर हम लोग जी को 0 मान ले, यानी गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान ले। ठीक है दोस्तों, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु का दाब समान होता है। इसका दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर जी का मान को अगर 0 मान लिया जाए तो हम किसी भी गहराई पर दाब निकालेंगे तो वो बराबर होगा, और अगर जी को वैल्यू का नगण्य न माना जाए तो हम लोग समान गहराई पर ही दाब समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नगण्य माना जाए तो किसी भी गहराई पर दाब समान होगा, और नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर ही दाब समान होगा।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब दूसरा नियम कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कोई ये बंद है, अब यहाँ से खुला हुआ है, एक यहाँ से खुला हुआ है, एक यहाँ से खुला हुआ है, एक यहाँ से खुला हुआ है, और यहाँ से हम लोग प्रेशर यहाँ पर बल लगा रहे हैं, इसमें पूरा द्रव भरा हुआ है। तो दोस्तों जितना बल लगा रहे हैं वही बल क्या होता है, समान मात्रा में सभी तरफ प्रसारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पास्कल के नियम जो है, पास्कल का नियम हम लोगों ने 2 नियम पढ़ा, उस पर आधारित बहुत सारे द्रव चालित यंत्र बनाए जाते हैं, यानी हाइड्रोलिक मशीन बनाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें द्रव भरा जाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक यानी द्रव चालित। तो दोस्तों जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, आपको एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो है सो पास्कल के नियम पर काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस ये भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। इन सभी द्रव चालित यंत्रों की कार्यविधि द्रवों के 2 मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। और दोस्तों वो 2 मूलभूत गुण है क्या क्या, तो पहला है कि द्रव लगभग असंपीड्य होता है, यानी द्रव के आयतन को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। कितना भी ये द्रव है, कितना भी चारों तरफ से हम प्रेशर लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, यह अपना रास्ता खोजेगा कि ये किधर से निकल सकता है। तो यह कह रहा है, पहला है कि द्रव लगभग असंपीड्य होता है, यानी अनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, दाब देकर उनके आयतन को घटाया नहीं जा सकता है। तो दूसरा क्या है नियम कि यह कि किसी भी द्रव के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं और ये द्रव भरा हुआ है इसमें, और यहाँ छोटा सा अगर पाइप यहाँ पर लगा दिए तो द्रव किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। वही कह रहा है कि किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। द्रव चालित यंत्र के सिद्धांत को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मान लें कि पिस्टन ए पर 1 न्यूटन का अधोमुखी बल कार्य कर रहा है। दोस्तों इसको फिगर को हम लोग दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग पास्कल के नियम को इस फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मान लें कि पिस्टन ए पर 1 न्यूटन का अधोमुखी बल कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये पिस्टन ए है, तो यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है 1 न्यूटन का, जो कि नीचे तरफ इसमें पिस्टन पे लग रहा है, और पिस्टन को ये दबाएगा नीचे तरफ, तो ये दबाएगा तो ये द्रव इधर आना चाहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तथा पिस्टन का क्षेत्रफल 1/100 मीटर स्क्वायर है, और इस पिस्टन का क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, 1/100 मीटर स्क्वायर है। इसलिए द्रव द्वारा संचालित दाब का मान क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल यहाँ पर 1 न्यूटन का काम कर रहा है और क्षेत्रफल इसका है 1/100, यानी दाब जो होगा 100 पास्कल हो जाएगा। यहाँ पे दाब कितना हो जाएगा, 100 पास्कल। अब यही दाब संचालित होकर के इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही दाब जो है तो चल करके यहाँ से यहाँ जाएगा द्रव के माध्यम से, और यहाँ पर ये कितना दाब लगाएगा वो मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों यह बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वाले पिस्टन बी पर कार्य करता है। यही जो दाब जो है बल है यह यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर कितना बल लगाएगा, तो दोस्तों बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुना क्षेत्रफल। यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुना क्षेत्रफल। तो बी पर लगने वाला ऊपर की तरफ बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 गुना 100। 100 क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है यहाँ का वो है 100 मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर 1 गुना 100 यानी 100 न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों 1 न्यूटन यहाँ पर हमने 1 न्यूटन बल लगाया, और यहाँ पर हमको मिल रहा है कितना, 100 न्यूटन। तो यही है पास्कल का नियम। हम लोग बहुत कम बल लगा करके बहुत भारी भारी वस्तु को उठा सकते हैं पास्कल का नियम, यानी पास्कल का नियम का उपयोग करके। अतः यदि कोई घर्षण हानि न हो, अगर यहाँ पर घर्षण को नगण्य माना जाए, इसके सतह में घर्षण का नगण्य माना जाए, तो यहाँ पर 100% यांत्रिक लाभ हो रहा है। 100 गुना यांत्रिक लाभ हो रहा है। 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, हमको 100 न्यूटन प्राप्त हो रहा है, यानी 100 गुना हमको यांत्रिक लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। यानी किसी वस्तु का गलनांक और क्वथनांक, यानी गलनांक मतलब होता है कोई ठोस अवस्था में है वह द्रव अवस्था में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं गलनांक। यानी वैसा वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव के रूप में बदल जाए उसको बोलते हैं उस वस्तु का गलनांक। और क्वथनांक बोलते हैं कि कोई अगर लिक्विड है और हम उसको ताप दे रहे हैं, उसमें गर्म कर रहे हैं उसको, तो वह ताप जिस पर कोई वस्तु भाप में बदलने लगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वह बॉयल होने लगे, उबलने लगे, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, ये दोनों ताप का मात्रा होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या है? ताप की मात्रा है। ठीक है, जैसे गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है। अब दोस्तों कोई पदार्थ है, इसको अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो अगर इसका आयतन बढ़ेगा, यानी यह चाहेगा कि हम बड़ा हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से उस पर प्रेशर डाले हुए हैं। ये चाह रहा है कि हम बड़ा हो जाए, लेकिन हम लोग उस पर जबरदस्ती प्रेशर डाल के रखे हैं, तो हम हीट करते जाएंगे और वह चाहेगा कि हम बड़ा होते जाएं, लेकिन हम प्रेशर डाले हुए हैं। हीट को हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा हीट लगाना पड़ेगा इसको पिघलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तभी ना ये बड़ा होगा। तो इसलिए कह रहा है इसमें कि कोई अगर पदार्थ है, अगर उसका गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तो उसका दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसका गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहते तो दाब बढ़ा दिए हैं इस पर, तो हमको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मोम, घी, ये सब में दाब बढ़ाने पर गलनांक इसका बढ़ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जिन पदार्थों का आयतन घटता है, जैसे बड़ा था, अब इस पर जैसे गर्म करेंगे इसको, तो ये क्या छोटा हो जाएगा, और हम ऊपर से उसके फेवरेबल कंडीशन, यानी उसको हम ऊपर से और प्रेशर लगा रहे हैं, तो यह कम तापमान पर ही यह छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये चाह रहा है छोटा होना और इसको प्रेशर भी मिल रहा है, तो हमको ताप कम लगाना पड़ेगा, उसी ताप में ये छोटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया, जिन पदार्थों का आयतन घटता है गर्म करने पर, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक और क्वथनांक क्या है, ताप का उष्मा की मात्रा है। और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक यानी सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं नीचे से। ठीक है, अब हीट कर रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसमें। अब क्या होगा कि अगर ऊपर से प्रेशर वायुमंडल का ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से भाप बन के उड़ने में इसको ज्यादा गर्मी नीचे से डालना पड़ेगा, तब ना ये उड़ेगा। अगर प्रेशर ऊपर नहीं है तो हमको कम गर्म करना पड़ेगा, ऐसे उड़ने लगेगा। इसलिए पहाड़ पर जाने के बाद, पहाड़ पर वायुमंडल दाब कम होता है तो कम तापमान में ही वहां पर क्या होता है कि बॉइलिंग, कोई वस्तु उबलने लगती है। तो दोस्तों सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, लेकिन अगर उसको दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम इस पर वायुमंडलीय दाब का प्रेशर बढ़ाएंगे, वायुमंडलीय दाब बढ़ाएंगे, तो उसमें क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी हमको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसको भाप में बदलने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, और आपको सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि यूट्यूब में लूसेंट सामान्य विज्ञान का डिटेल्स पढ़ाया भी जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।